खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 4 अप्रैल को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा टला, चुनावी व्यस्तता के चलते कार्यक्रम बदला, इसी माह आने की उम्मीद। देहरादून गोलीकांड पर सीएम धामी, सख्त चौकी इंचार्ज और उप आबकारी निरीक्षक निलंबित, अपराधियों के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन प्रहार। देहरादून में फर्जी ऋणी स्वीकृत करने वाले वैध प्रबंधक समेत 14 को कारावास, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड में 1,366 यात्री जाएंगे हज, युद्ध के बीच यात्रियों की बड़ी चिंता, इस महीने से शुरू हो सकती है हज यात्रा। ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी घाटर पुल से गंगा में पर्यटक ने लगाई छलांग, सुरक्षा व्यवस्थाओं की खुली पोल, पुल के पास ही पुलिस चौकी मौजूद। लक्सर के कंकर खाता गांव के पास आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट, महिला से सोने की चेन और आभूषण भी लूटे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधा पहले आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। 24 घंटे बिजली देनी है तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में डिफरेंस होगा, उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और उठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 100 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए, यूपी में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर हो। हम कहते हैं लखनऊ पहले से भी सुंदर हो, कहते हैं नहीं साहब, हम पहले 17 के पहले आते थे तो आने में पहले डर लगता था, इतनी सफाई नहीं रहती थी, स्पाइरल लाइट नहीं दिखाई देती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी। आज ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिला करके
18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। प्रदेश ने आज यानी देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ में भी हाल ही में हुआ है, गाजियाबाद में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 7 सिटी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यात्रियों की संख्या बढ़ रही। लखनऊ में तो 1 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। ये दिखता है कि पब्लिक को सुविधा चाहिए और सुविधा देने का काम सरकार का, सरकार उसको दे रही है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सीट बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है। अभी 15 अप्रैल को टाटा की लखनऊ में जो उनके ऑटोमोबाइल की यूनिट है और वहां पे बस ट्रक्स वगैरह बनते थे, अब वहां पे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उस दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे तो निवेशक अपने आप आकर के निवेश भी करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज यहां पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी, परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। असमय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बन करके
तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। यूपी में अब इंसेफ्लाइटिस नहीं है, डेंगू, कालाजार, मलेरिया, फालेरिया नहीं है। हमने यूपी की बीमारी को भी दूर किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर कूड़े के कारण जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों का भी समाधान निकाला है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तभी समृद्धि आएगी। आप देखते होंगे हम दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के पहले घर की लिपाई पोताई करते हैं। गंदगी में मां लक्ष्मी नहीं आती है, वो तभी आती है जब स्वच्छता हो, और ये स्वच्छता हमारी सिटी की और हमारे राज्य की समृद्धि के भी आधार बनते हैं। ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह उस नए अभियान का हिस्सा है। अभी पिछले दिनों लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से 200 से अधिक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए लगे थे, वह नगर निगम ने प्रारंभ किए थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 250 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर से लखनऊ के हर वार्ड में ये लगेंगे। वहां के घर घर से उस प्रकार के कूड़ा प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। लखनऊ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे, और लखनऊ ने यही कार्य किया था। देखिए, गोमती नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है। कुकरेल में जो अनधिकृत कब्जा था, आज वहां पे सौमित्र वन भी लखनऊ के अंदर ही लगा है। आपने देखा होगा, कोई भी आता है देखता है, कोई व्यक्ति 9 वर्ष पहले आया होगा और उस दर जाता था तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब आता है, कुकरेल की तरफ जाता है तो कहता है साहब वहां तो हमें बहुत अच्छा लगा, दिखाई दिया है। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा साहब ये जो सौमित्र वन है ये क्या है? मैंने कहा यहाँ पे अनधिकृत रूप से पिछली सरकारों ने कब्जा कराया था नदी के ऊपर, उसी को हम लोगों ने मुक्त करवा करके आज वहां सौमित्र वन वहां पे गाया है। इस सिटी वन है हमारा, और सौमित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्र भी है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वह सौमित्र वन वहां पे लगाया गया है। और आज वह लखनऊ की शान बन रहा है। कितना बेहतरीन दिखता है, कितना स्वच्छ दिखता है। क्या इस 17 के पहले भी दिखता था? नहीं। और इसीलिए यह उस परिवर्तन का हिस्सा है। मैं आज के इस अवसर पर महापौर जी को, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो सभी लोग इस पे रुचि लेते हैं, इनको बधाई देता हूं। नगर विकास मंत्री जी को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सबके प्रति पूरे लखनऊ वासियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग इस पूरे स्वच्छता के लक्ष्य को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आपसे अनुरोध है, कृपया 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को फ्लैग ऑफ करने की कृपा करें। ऐतिहासिक क्षण आ गया है मित्रों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। लखनऊ के सभी 110 वार्ड्स में जब ये वाहन इठलाते हुए चलेंगे तो हम सब लखनऊ के प्रदूषण मुक्त होने के कल्पना को साकार कर सकेंगे। और इसमें तो अभी आप जो है उत्तर प्रदेश के सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप सुन रहे थे। ये 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको नजर आ रहा है लखनऊ को
कूड़े की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये 250 से ज़्यादा जो 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को जो है आज फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, कूड़े के जो वाहन हैं वो आपको निकलते नज़र आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करके उनको जो है इस अभियान की शुरुआत बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये लखनऊ को साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए ये इलेक्ट्रिक कूड़े उठाने के जो वाहन हैं 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करते नजर आ रहे हैं। ये सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी आदित्यनाथ 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। लखनऊ को जो कूड़ा साफ सफाई है उसके जो वाहन हैं, और माननीय नगर विकास मंत्री महोदय की प्रेरणा से ये आप देख पा रहे हैं, यदि अगर हॉर्न न बजे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सामने से वाहन भी गुजरा है। जी, लखनऊ बदल सकता है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार का शेर यहाँ बिल्कुल ठीक बैठता है। जिसने आज से 10 वर्ष पहले का लखनऊ देखा था, वो आज के बदले हुए लखनऊ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि क्या ये वही लखनऊ है जो एकदम बदला हुआ साफ सुथरा लखनऊ। लगातार वाहनों की श्रृंखला हम देख पा रहे हैं, दाहिनी ओर से आती हुई और बाईं ओर को जाती हुई बदला हुआ लखनऊ का नगर निगम जो वित्तीय वर्ष में अपने नए। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर एलपीजी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू और व्यावसायिक गैस आपूर्ति, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता, सीएनजी और पीएनजी सेवाओं के साथ साथ कालाबाजारी पर नियंत्रण और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह संतोषजनक है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने अब तक 15 एफआईआर दर्ज की हैं, 173 स्थानों पर छापेमारी की है और लगभग 90,000 रुपये की पेनल्टी वसूली है। रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाई जाए और नए गैस कनेक्शन के आवेदनों के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। खबर देहरादून से है, जहां जिले में हुड़दंगियों और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए दून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह रही कि एसएसपी देहरादून स्वयं टीम के साथ मैदान में उतरे और नगर क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व किया। एसएसपी ने मौके पर मौजूद रहकर पुलिस टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चेकिंग प्रक्रिया का जायजा लिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध व्यक्तियों को और वाहनों की जांच कर रही हैं। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। निर्धारित समय के बाद खुले पाए गए बार और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर चालान और चेतावनी दी गई। यह अभियान देर रात तक जारी रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके।
खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 9 अप्रैल को खटीमा से प्रस्तावित सीएसडी कैंटीन लोकार्पण एवं शौर्य सैनिक सम्मान समारोह की तैयारियां को लेकर वर्चुअल बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि यह समारोह पूर्व सैनिक स्वर्गीय सूबेदार सिंह धामी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान गैलेट्री अवार्ड प्राप्त सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों और वीर नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों के योगदान को सम्मान देना और समाज में उनके प्रति गौरव की भावना को मजबूत करना है। बताया गया कि समारोह में लगभग 5000 से अधिक पूर्व सैनिक, शहीदों के आश्रित और उनके परिजन शामिल होंगे। इसके मद्देनजर प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कुमाऊं आयुक्त, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल और गरिमामय बनाने के निर्देश दिए। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गैस वितरण व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और गैस एजेंसियों संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ताओं को समय पर और सुचारू रूप से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पहले की तरह डोर टू डोर गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को हर हाल में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और शिकायतों को त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मेरे द्वारा एसडीएम, हमारे एएसपी, एसएचओ, खाद्य पूर्ति विभाग के अफसरान और गैस एजेंसी के मालिकों के साथ बैठक की गई। सभी की बात को सुनते हुए मैंने अफसरों को ये आदेशित किया है और गैस एजेंसी के मालिकों को भी ये बोला गया है कि जो हमारा सिस्टम गैस को पहुंचाने का था, जो कि घर है, डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करते हैं, उसी को हम करें। किसी भी प्रकार से कोई भी गैस एजेंसी की गाड़ी सड़क पे खड़ा होकर गैस ना बांटे। आप सभी बहनों से भी और भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप बाहर आकर परेशान ना हो, लाइनों में धूप में मत खड़े हों। आपने भी सुना होगा और हम सबको प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अप्रैल से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। यह कदम बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अधिकार देने और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि मदरसों के लिए बनाए गए पोर्टल पर पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सभी मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। जो मदरसे तय समय में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि मदरसा बोर्ड के समाप्त होने के बाद नई शिक्षा व्यवस्था लागू होने से मुस्लिम समुदाय को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके तहत बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य आधुनिक पेशों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसे उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को मजबूत करेगा और उन्हें धर्म के नाम पर किसी तरह के शोषण से बचाएगा। यह पहल पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है और मुस्लिम समुदाय के बच्चों को समान अवसर प्रदान करेगी। पोर्टल का समय बढ़ाया गया है और जितने भी नए औकाफ हैं, नई मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सब लोगों को कहा गया है कि सब अपने अपने आप को दर्ज करें, क्योंकि जो दर्ज नहीं करेगा बाद में उनके सामने दिक्कत आएगी। और सरकार ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, प्रदेश के अंदर मॉडर्न मदरसा अपना वजूद लेते हुए दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाते थे और केवल मदरसा शिक्षा तक सीमित हो जाते थे, उन तमाम बच्चों को अब शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अब वो भी हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। वो भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ कर पाएंगे। केवल और केवल धर्म के नाम पर उनका शोषण नहीं होगा। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम
जीएमबीएन ने अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। जीएमबीएन के एमडी प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च स्तर की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में गढ़वाल कमिश्नर, पर्यटन सचिव और सभी जिलों के जिलाधिकारी शामिल होकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक जैन ने कहा कि जीएमबीएन ने आवास, ट्रैकिंग रूट्स और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कमिश्नर गढ़वाल महोदय और सेक्रेटरी टूरिज्म महोदय ऑन अ रेगुलर बेसिस हम सभी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स और जीएमबीएन की पूरी टीम, जहां तक कि अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, ट्रैकिंग रूट की बात करें या जीएमबीएन से रिलेटेड बाकी सर्विसेज की बात करें, तो उस पर हम लोगों की बहुत विशेष नज़र है। हमने पिछले 1 से 2 महीने में सभी सर्विसेज का, मतलब सभी गेस्ट हाउसेज का अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस किया है, जो कि अभी क्लोजिंग स्टेज पे ही है। एक बार फाइनल स्टॉक चेक भी ले रहे हैं। हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या का भी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चारधाम यात्रा के दौरान बहुत उच्चतम दर्जे की सर्विस हम जीएमबीएन के माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड में लालढांग चिल्खाल वन मोटर मार्ग को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर दर्शकों से कमर्शियल गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इनके संचालन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि यह राज्य सरकार की नाकामी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी कर रही है और जनता की मांगों और सुरक्षा हितों की अनदेखी कर रही है। निर्णय आया है, ये भी जो है राज्य सरकार के द्वारा जो पैरवी की जानी थी उसके फलस्वरूप नहीं आया। ये एक ऐसा निर्णय, इंटरवेंशन लेटर दिया गया, यानी कि उसमें परिवर्तन करने के लिए अनुग्रह किया गया कुछ साथियों के द्वारा। जैसे सुषमा स्वराज जी की लड़की जो एडवोकेट है उन्होंने किया, और एक विश्वजीत का भी नाम आया है, उन्होंने भी किया। और मैं समझता हूं कि इसको जो सुधरने की जगह उलझ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।